चाचा चौधरी और खजाना। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर साबू वह अंदर नहीं है। चाचा जी, वह मकान के पिछवाड़े में होगा। वह दोनों मकान के पिछवाड़े की ओर भागते हैं। ठीक है, मकान के पीछे चलो और वहां पहुंचकर खुदाई शुरू करते हैं। यहीं खोदना चाहिए। वहीं से कुछ दूरी पर रिक्की वह खुदाई क्यों कर रहा है? बंडल, लगता है उसके पुरखों का खजाना वहां दबा है जिसे वह निकाल रहा है। खजाना? ऐसा सोचकर वह चाचा चौधरी पर बंदूक तान देता है। दबा हुआ जो कुछ निकले वह मेरे हवाले कर देना। हाय, यह मरा हुआ चूहा निकला है। बड़ी बदबू आ रही थी। हम इसे अंदर बाहर ढूंढ रहे थे। साबू जोर से हंस पड़ता है। चाचा चौधरी चूहे को बंडल के ऊपर उछाल देते हैं। लो, इसे तुम ही ले लो। हाय रिक्की, यहां से कुछ भी नहीं मिला। बंडल, खाली हाथ हम कभी नहीं लौटे। वह दोबारा चाचा चौधरी पर बंदूक तान देता है। तुम्हें कुछ ना कुछ देना होगा। हमारे पास जो कुछ भी था वह तुम्हें दे दिया। खामोश, मैं 3 तक गिनता हूं। अगर तुमने कुछ ना दिया तो मैं तुम दोनों को गोलियों से भून दूंगा। 1, 2। इससे पहले कि उसकी गिनती पूरी होती, चाचा चौधरी उसके ऊपर कुदाल फेंक मारते हैं। और 3। ओह! साबू और बंडल, मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा जहां तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये तो गया काम से। इतना कहकर साबू उन्हें पकड़कर हवा में उछाल देता है। ओह! हवा में उड़ते हुए दोनों सीधे जाकर म्युनिसिपल कूड़ेदान में गिर जाते हैं। आहा! चाचा चौधरी बरसात में। एक दिन चाचा चौधरी, दीपू और साबू सिनेमा देखने के लिए निकले। चाचा जी आओ, सिनेमा का टाइम हो गया है। अच्छी फिल्म लगी है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। साबू, तुम्हारे बैठने के लिए सिनेमा हॉल में कोई सीट नहीं है। चाचा जी, मैं बाहर से फोटो देखकर ही आ जाऊंगा। तभी चाची उन्हें पीछे से आवाज लगाती है। अरे भाई, मौसम खराब है, कभी भी वर्षा आ सकती है। ये छतरी लेते जाओ। चाचा चौधरी मना कर देते हैं। अरे भगवान, छतरी को हम कहाँ उठाए फिरेंगे? इसे अपने पास ही रखो। और चाचा जी दीपू और साबू के साथ वहां से चल देते हैं। चलो, जल्दी चलो, हम इंडियन न्यूज रिव्यू को छोड़ना नहीं चाहते। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। लो चाचा जी, बारिश शुरू हो गई। छतरी हम लाए नहीं, अब क्या करें? फिक्र मत करो दीपू। चाचा चौधरी साबू से बोलते हैं। साबू, जरा अपना हाथ नीचे करना। अभी लो चाचा जी। साबू अपना हाथ उनके ऊपर कर देता है। देखा, अब हम बारिश से बचे रहेंगे। वाह! तभी दीपू चौंक पड़ता है। अरे चाचा जी, देखो, साबू का सिर कहाँ गायब हो गया? उसका सिर बादलों से ऊपर निकल गया है। वाह, देखो कुदरत के नजारे। ऊपर सूरज की सुनहरी धूप और नीचे मूसलाधार बारिश। तभी चाचा चौधरी दीपू से कहते हैं, बारिश अधिक हो गई है दीपू। अब हमें साबू के करीब नहीं रहना चाहिए। अरे चाचा जी, आप तो यूं ही परेशान हो रहे हैं। साबू हमें बारिश से बचाता हुआ ले जाएगा। दीपू साबू से कहता है, चलो भाई साबू, हमें बचाते हुए जरा सिनेमा हॉल तक ले चलो। अच्छी बात है। साबू आगे आगे चल देता है और दीपू और चाचा चौधरी उसके हाथ के नीचे चल देते हैं। आप मेरे हाथ के नीचे नीचे चलो। वाह,
मजा आ गया। तभी कीचड़ में साबू का पैर फिसलता है। ओ, दीपू बचो, पर दोनों बच नहीं पाते और साबू के नीचे दब जाते हैं। बाप रे, बाप रे, हम साबू के नीचे दब गए। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब साबू के करीब खड़ा होना मुनासिब नहीं। अरे भाई साबू, उठो, हम दब गए हैं। साबू उठकर खड़ा हो जाता है। ओह, मेरा कंधा। हाय मेरी कमर। सिनेमा को गोली मारो। जल्दी से अब घर चलकर चाची से चूना लगवाते हैं। हाय चाचा जी। चाचा चौधरी और अनोखा जहाज। एक दिन बरसात के मौसम में, साबू, बरसात का मौसम आ गया है, अब तू भी एक छतरी खरीद ले। चाचा जी, मैंने छतरी बना ली है। ये देखो, पैराशूट में तारे फिट करके बीच में एक बिजली का खंभा लगा दिया है। वाह, मैं तो समझता था कि तू शरीर से ही लंबा चौड़ा है, अक्ल कम है, परंतु अब तो तुझमें अक्ल भी आती जा रही है। उधर शहर के एक भाग में, बचाओ बचाओ, बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुस गया है। बाढ़ का पानी बराबर बढ़ रहा है। अगर उन्हें निकाला न गया तो शीघ्र ही सैकड़ों लोग डूबकर मर जाएंगे, बेचारे। उफ, बचाओ बचाओ। क्या करें, हमारे पास नाव भी नहीं है। क्या मदद लेने दूसरे शहर जाएं? जब तक हम मदद लेकर दूसरे शहर से लौटेंगे तब तक बाढ़ का पानी उन सबको बहा कर ले जाएगा। तो फिर क्या करें? यहाँ पास ही चाचा चौधरी रहता है, चलो उसके पास चलें, वही कुछ करेगा। वो दोनों भागकर चाचा चौधरी के पास पहुंचे। चाचा जी, शहर का दक्षिणी भाग बाढ़ में डूब गया है, अगर शीघ्र ही मदद न पहुंचाई तो सब मर जाएंगे। चलो, मैं चलकर देखता हूँ। घटना स्थल पर, बचाओ बचाओ। फिक्र मत करो, मेरे पास नाव नहीं, जहाज है। साबू, कूद जाओ पानी में। साबू पानी में कूद पड़ता है। जय बजरंग बली। आप सब लोग जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। साबू उन सबको अपनी पीठ पर लाद लेता है। सब आ गए? कोई रह तो नहीं गया? नहीं, सब आ गए, अब तुम चलो। साबू तैरता हुआ दूसरी तरफ बढ़ता है। वाह, चाचा जी, ज्यादा बोझ से साबू डूब तो नहीं जाएगा? अरे, वह तो इतने आदमी और लाद कर ला सकता है। कुछ देर बाद, देखा, मेरा जहाज तुम्हारे सारे आदमी किनारे पर सुरक्षित ले आया। धन्यवाद। चाचा चौधरी की छतरी। एक दिन रास्ते में, चाचा जी, एक फटी पुरानी छतरी कितने की आ जाएगी? यही कोई 10 रुपए की। वह व्यक्ति चाचा चौधरी की छतरी छीन लेता है। ठीक है, यह लीजिए 10 रुपए, यह मेरी हो गई। मगर मेरी छतरी बिकाऊ नहीं है। सौदा हो गया। तभी बारिश आ जाती है और चाचा चौधरी एक इमारत की ओर दौड़ पड़ते हैं। बेईमानी की हद हो गई, बारिश आ गई, उस छत के नीचे शरण लूं। इधर वह आदमी, बारिश की किसे फिक्र है, अब तो मेरे पास नई छतरी है। वह छतरी खोलने लगता है। ओह, यह खुल नहीं रही, जाम हो गई है, जरा और दम लगाऊं। वह पूरा दम लगा देता है, मगर छतरी नहीं खुलती। हा हा हा, इसे कहते हैं बदनसीबी। छतरी है, फिर भी भीग रहे हैं। वह आदमी वापस चाचा चौधरी के पास पहुंचता है। रखो अपनी छतरी, जब यह खुलती नहीं है तो मेरे किस काम की, पैसे वापस लेता हूँ। चाचा चौधरी छतरी लेते हैं,
यह छतरी पुश बटन से खुलती है और उसे खोलकर चल देते हैं। हाय, चाचा चौधरी और मौसम की आंख मिचोली। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, देखिए कुदरत का चमत्कार। थोड़ी देर पहले घने बादल छाए थे और सूरज निकलते ही गर्मी हो गई। साबू, बेईमान आदमी की तरह मौसम का भी कोई भरोसा नहीं। एक बार मैं दिल्ली की गर्मी से बचने के लिए दार्जिलिंग पहुंचा। वहां पर आंधी और तूफान इतना था कि मैं घबरा कर अपने शहर आ गया। इतना कहकर चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। अच्छा, घर जाकर मैं नहाऊंगा, नहाने से गर्मी कम लगेगी। वहीं से कुछ दूरी पर। क्यों घंचो, मुझे बिना सलाम ठोके निकले जा रहे हो? बप्पन, तुझे क्यों सलाम किया जाए? तू अनपढ़, बेकार और आलसी है। तुझ में ऐसी कौन सी खूबी है कि आते जाते तेरा आदर किया जाए? मुझ में जो दिमाग है वह दूसरे किसी में नहीं। तुम नाम लो और बप्पन उसे उल्लू बना देगा। क्या तुम चाचा चौधरी को ठग सकते हो? यह बात मेरे लिए उतनी ही आसान है जितना कि अपनी मूंछों पर तेल लगाना। नामुमकिन। तभी उनकी नजर सामने से आते चाचा चौधरी पर पड़ती है। देखो, वह इधर ही आ रहा है। तुम 1 घंटे बाद आना और देखना, अगर चाचा चौधरी बिना कपड़ों के मेरे घर से ना निकला तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा। नहीं तो इतना पैसा तुम मुझे देना, मैं चालाकी से उसके सारे कपड़े उतरवा लूंगा। ठीक है? चाचा चौधरी और बप्पन। चाचा जी, आइए, बैठिए। अबे बच गए। नहीं बप्पन, गर्मी बहुत है, घर जाकर नहाऊंगा। मैं आपको शरबत पिलाऊंगा, उससे शरीर में ठंडक पहुंचेगी। ठीक है। चाचा चौधरी घर के अंदर। आप कमरे में बैठो, मैं अभी शरबत लाता हूँ। चाचा चौधरी के कमरे के अंदर जाते ही बप्पन बाहर से कुंडी लगा देता है। वह अंदर गया, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जाए। कमरे के अंदर जो हीटर रखा है उसका स्विच बाहर है, उसे चला देता हूँ। अबे क्या करता है? गर्मी का मौसम, ऊपर से हीटर का ताप। चौधरी घबराकर सारे कपड़े उतार देगा। तभी अचानक, ओह, बिजली कड़की, ओलों की वर्षा। मौसम अचानक बदला। चाचा चौधरी हीटर का ताप बढ़ा देते हैं। ओलों से ठंड हो गई है। शुक्र है हीटर से कुछ गर्माहट आई। मैं ताप के वॉल्यूम को तेज कर देता हूँ। 1 घंटे बाद। इस ठंडे मौसम में बाहर निकलना तो नहीं चाहता था, पर बप्पन से शर्त जो लगी है। इधर चाचा चौधरी ठंड के कारण कपकपी आने लगी। शुक्र है यह कंबल मेज पर पड़ा था। चाचा चौधरी कंबल को भी ओढ़ लेते हैं। बप्पन कमरे का दरवाजा खोलता है। बप्पन, शरबत नहीं, अब गर्मा गर्म चाय पिलाओ। मौसम ने धोखा दिया। घंशु और बप्पन। गंचो, ये रहा तुम्हारा 100 रुपया। हाय, मौसम। चाचा चौधरी और साबू की छतरी। एक दिन बरसात में चाचा चौधरी, लो, बारिश शुरू हो गई। घबराओ नहीं चाचा जी, आप मेरी छतरी में आ जाओ। अरे भाई, मैं अकेला नहीं,
मेरे साथ मेरा साथी भी है। साबू। अरे बाप रे, मेरी छतरी से उसका एक कंधा भी नहीं ढक सकेगा। चाचा चौधरी एक छज्जे के नीचे खड़े हो जाते हैं। चलो, मैं इस छज्जे के नीचे खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन आप जा कहाँ रहे थे? साबू के लिए छतरी लेने। तभी वहाँ एक आदमी आता है। लो चाचा जी, मैं साबू की छतरी ले आया। साबू छतरी को हाथ में उठा लेता है। वाह। देरी इसलिए हो गई चाचा जी, क्योंकि फैक्ट्री में छतरी बनाने का कपड़ा खत्म हो गया था। फिर क्या, हमने एक पैराशूट में हैंडल लगाकर छतरी बना दी। साबू अपनी छतरी लेकर चल देता है। अच्छा चाचा जी, मैं चला। रास्ते में अरे, ये किसके रोने की आवाज है? साबू नदी के पार देखता है तो दो बच्चे रो रहे होते हैं। बच्चों, क्यों रो रहे हो? हमारा घर नदी के उस पार है, लेकिन नदी में बाढ़ आ गई है। हम घर कैसे जाएं? फिक्र ना करो। साबू छतरी में रस्सी बांधता है और उसको उस किनारे की तरफ फेंकता है। दोनों बच्चे छतरी में बैठ जाते हैं और साबू उनको इस पार खींच लेता है। वाह! चाचा चौधरी और जल बाबा। एक दिन रास्ते में। वाह, हाईवे पर कार चलाने का अपना ही लुत्फ है। ना कोई रेड लाइट, ना गाड़ियों का जमघट। गाड़ी जितनी मर्जी स्पीड से चलाओ। तभी उसकी कार रुक जाती है। ओहो, गाड़ी रुक गई। देखूं, कोई आसपास मदद के लिए मिले। उसकी नजर वहीं बैठे एक आदमी पर पड़ती है। अरे भाई, जरा मेरी गाड़ी को धक्का लगाना। बाबूजी, 5 रुपए लगेंगे। वह किस बात के? कार को धक्का लगाने में मेरी शक्ति खर्च होगी। 5 रुपए से मैं दूध पीऊंगा और दोबारा ताकत हासिल करूंगा। मगर दिल्ली में तो लोग मुफ्त में धक्का लगा देते हैं। तो फिर किसी को दिल्ली से ही बुलवा लो। सुना था गांव शहर से सस्ते होते हैं, मगर यहाँ तो उल्टा है। तभी चाचा चौधरी और साबू उसे आते दिखाई देते हैं। एक ट्रक नजर आया, शायद वह मेरी मदद करे। रुकना, मैं दीनदयाल चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ दिल्ली हूँ। मेरी कार रुक गई है। वह गांव वाला धक्का मारने के 5 रुपए मांगता है। मैं तुम्हारी कार को एक किक मारता हूँ, जिससे वह चलने लगेगी। कोई दाम? बिल्कुल मुफ्त। ठीक है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट घाटे का सौदा क्यों करेगा? मैं स्टीयरिंग संभालता हूँ। जब मैं हाँ कहूँ तब किक जमा देना। वह गाड़ी में बैठ जाता है और हाँ, साबू गाड़ी में एक किक मारता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। धन्यवाद। कार स्टार्ट हो गई और दौड़ने लगी। चाचा चौधरी, साबू, वह चार्टर्ड अकाउंटेंट घाटे में रहा। चाचा जी, उसकी तो 5 रुपए की बचत हो गई। साबू, तुम्हारी किक से कार में जो डेंट पड़ा है, उसकी मरम्मत में अकाउंटेंट साहब के 500 रुपए खर्च हो जाएंगे। हा, 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 हा। तभी चाचा जी, ट्रक रुक क्यों गया? इंजन गर्म हो गया है। कार्बोरेटर में डालने के लिए सामने के गांव से पानी लेकर आता हूँ। कुएं के पास। तुम कुएं से पानी ले रहे हो? क्या जल बाबा से इजाजत ले ली है? पानी तो कुदरत की देन है। लगता है तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ था। देखो मेरा झुलसा हुआ चेहरा। इस कुएं के पानी के कारण मेरी पत्नी चमेली अंधी हो गई।
जल बाबा ने ऐसा किया। आश्चर्य। चाचा चौधरी उस व्यक्ति के साथ चल देते हैं। चलो मैं भी जल बाबा के दर्शन कर लूं। मेरा चेहरा पहले ऐसा बदसूरत ना था। हमारे गांव में पानी की कमी थी। पानी का एकमात्र स्रोत 20 मील दूर एक तालाब था। गांव के लोगों ने मिलकर एक कुआं खोदा है। अब पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। परंतु जब हम दूसरे दिन कुएं पर गए तो वहां पर एक अजीब आदमी बैठा था। तुम? मैं जल बाबा हूँ। इस कुएं से एक बाल्टी पानी लेने के लिए 1 नारियल और 11 रुपए देने होंगे। क्यों? कुआं तो गांव वालों ने खोदा है। लेकिन इस कुएं के पानी को पीने योग्य मैं बनाऊंगा। क्या अभी इसका पानी इस्तेमाल करने योग्य नहीं? जल बाबा कुएं में बाल्टी डालता है। अभी यह जहर से ज्यादा घातक है, खुद देख लेना। लो, इस पानी से अपना मुंह धो लो, पीना मत। तभी मेरी पत्नी चमेली आ गई। हाँ, पानी, मैं भी इससे अपना मुंह धो लूं। हम दोनों ने इकट्ठे पानी के छींटे अपने चेहरों पर मारे। ओह, ये क्या? मैं अंधी हो गई। जहां जहां पानी पड़ा चमड़ी पर जख्म हो गए। इधर जल बाबा, बाकी बचे पानी से मैं नहा लूं। नहीं जल बाबा, आपका भी वही हाल होगा जो चमेली और उसके पति का हुआ। मूर्ख, हमें योग्य सिद्धि प्राप्त है। हम अमर हैं। तुम्हारे और हमारे में यही फर्क है। इतना कहकर जल बाबा ने बाल्टी का बचा पानी अपने ऊपर उड़ेल लिया। हर हर गंगे। गांव के लोग हैरान रह गए। जल बाबा को खरोच तक नहीं आई थी। महाराज, हमें क्षमा करें, कुएं के जल को उपयोगी बना दें। ऐसा ही होगा। जल बाबा ने मंत्र फूंक कर कुएं के पानी को उपयोगी बना दिया, पर वह उसकी कीमत लेते थे। महाराज, मुझे 2 बाल्टी पानी चाहिए। लीजिए, नारियल और 22 रुपए। लेकिन जब एक बार कुएं का पानी मनुष्य के लिए उपयोगी बन गया था, तब तुम जल बाबा को कीमत देते या ना देते, क्या फर्क पड़ता? जैसा तुम समझते हो यह वैसा नहीं है। एक बार पारो बिना नारियल और 11 रुपए दिए कुएं से पानी भरने गई थी। कोई नहीं देख रहा, मैं मटका भरकर पानी ले जाती हूँ। पर रास्ते में ही जल बाबा ने उसे रोक लिया। पारो, पानी की कीमत कहाँ है? महाराज, दया कीजिए, घर में एक पैसा नहीं है। मेरे बच्चे प्यासे बिलख रहे हैं। नहीं, तुमने पानी चुराया है। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। इतना कहकर जल बाबा ने कमंडल में से पानी अपने हाथ में लिया और पारो के ऊपर छिड़क दिया। तुम्हारी सुंदरता जाती रहे। ओह, ये क्या हो गया? मेरी बाह और चेहरे पे जलन। इसलिए जल बाबा से बचने का कोई चारा नहीं। मेरा कहा मानो, 11 रुपए और नारियल बाबा जी को भेंट करो। चाचा चौधरी झुककर जमीन पर पड़ा एक पत्थर उठाते हैं। यह क्या कर रहे हो? जल बाबा को देने के लिए नारियल ले चलूं। जल बाबा की जय। इस अजनबी ने कुएं से एक बाल्टी पानी लिया है। इसे ज्ञान नहीं था, इसे क्षमा करें। मेरे विधान में क्षमा नहीं है। सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तुम पर मंत्र पढ़ता हूँ। जल बाबा कमंडल में से पानी अपने हाथ पर डालता है और चाचा चौधरी पर छिड़क देता है। ओहो, बच गया। छींटे कुत्ते पर गिरे। चाचा चौधरी का पलटवार। अब मेरी बारी है। ओहो, पत्थर लगते ही जल बाबा ढेर हो गया। यह तुमने क्या किया? जल बाबा मंत्र से तुम्हें राख कर देंगे। वह बेहोश हो गया है। ढोंगी बाबा ने निर्दोष गांव वालों और कुत्ते पर जो फेंका वह तेजाब था। तो तेजाब का जल बाबा पर असर क्यों नहीं होता था? उसकी चमड़ी पर जख्म क्यों नहीं होते थे? देखो,
इसने अपने सारे शरीर पर प्लास्टिक का खोल पहन रखा है, इसलिए तेजाब से इसकी चमड़ी बची रहती है। चाचा चौधरी उसका खोल उतारते हैं। यह मैंने इसका खोल उतारा है। अरे ये तो गांव का शगनू बदमाश है जो कुछ दिन पहले अचानक गायब हो गया था। इस बहरूपिये ने चीते की जो खाल पहन रखी है वह भी प्लास्टिक की नकली वस्तु है। तभी शगनू को होश आ जाता है। ओह, मेरा सिर! जल बाबा, क्या आपके कमंडल का पानी आपके सिर पर डाल दें? नहीं, मैं मर जाऊंगा। चाचा चौधरी उस बदमाश को पकड़ वहां से चल देते हैं। एक बात अभी भी रहस्य बनी हुई है। जब जल बाबा ने पहली बार बाल्टी कुएं में डाली तो तेजाब क्यों निकला? यह बात मैं बताऊं या तुम बताओगे शगनू? जब भेद खुल गया है तो इसे मैं बताता हूँ। कुएं का पानी निर्मल था। जब मैंने बाल्टी कुएं में लटकाई तो वह खाली नहीं थी, उसमें पहले से तेजाब था। इससे पहले कि बाल्टी कुएं के पानी को छूती, मैंने उसे आधे रास्ते से ऊपर खींच लिया। चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। आपने गांव वालों को भय से मुक्ति दिला दी। हम एहसानमंद रहेंगे। शगनू को पंचायत के सामने पेश किया जाएगा। पंच न्याय करेंगे। साबू! चाचा जी, एक बाल्टी पानी लाने में इतनी देर? क्या कुआं खोद कर लाए हो? साबू, ऐसा ही समझो। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और अफ्रीका की यात्रा। अफ्रीका के कुछ प्रतिष्ठित नेता चाचा चौधरी के पास आए। चाचा जी, हम आपको अफ्रीका आने का निमंत्रण देने आए हैं। वहां घूमने की मेरी भी बड़ी इच्छा थी। हम वहां जरूर आएंगे। ये लीजिए, आपके लिए हवाई जहाज के टिकट हैं। धन्यवाद। हम अपने छोटे से स्टीमर में ही सफर करेंगे। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि समुद्री यात्रा खतरों से खाली नहीं। खतरों से खेलना तो हमारी आदत बन गई है। चाचा चौधरी, साबू और टिंगू मास्टर चल देते हैं अफ्रीका की यात्रा के लिए। आओ भाई टिंगू मास्टर और साबू, तुम्हें अफ्रीका घुमा लाएं। टिंगू मास्टर और चाचा को लिए स्टीमर चल देता है। चाचा जी, साबू नहीं दिखाई दे रहा। मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। तभी, ओह, ये क्या चाचा जी? टिंगू मास्टर, लगता है समुद्र में तूफान आ गया है। लहरों के उफान से उनकी बोट हवा में उछल जाती है। बाप रे, चाचा जी, लगता है समुद्र में ही हम दफन हो जाएंगे। धीरज रखो टिंगू मास्टर, घबराहट में मुसीबत दुगनी हो जाती है। तूफान शांत होने पर, लो, तूफान खत्म हो गया। पर चाचा जी, साबू कहाँ चला गया? लगता है टिंगू मास्टर, तूफान ने साबू को कहीं दूर पटक दिया है। घबराओ मत, वह बड़ी हिम्मत वाला आदमी है। तभी एक बड़ी सी वेल उनकी ओर मुंह फाड़े आती है। लो, खाई से निकले तो कुएं में गिरे। वेल मछली हमें निगलने को आ रही है। टिंगू मास्टर, तू जरा मेरी पगड़ी संभाल और मेरा लठ मुझे दे दे। यहाँ तलवार और बंदूक से कुछ नहीं हो सकता। लठ क्या करेगा चाचा जी? तू देखता रहे, मैं अभी आया। चाचा चौधरी लठ लेकर समुद्र में छलांग लगा देते हैं। चाचा चौधरी और वेल मछली। चाचा जी समुद्र में तैरते हुए वेल के पास जाते हैं और उसके मुंह में लठ को सीधा अटका देते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। अब वह मुंह बंद नहीं कर सकती और ना ही हमें निगल सकती है। वाह, क्या तरकीब निकाली है। तभी उन्हें साबू आता हुआ दिखाई देता है। लो, साबू भी आ गया। कुछ देर की यात्रा के बाद वह देखो, टिंगू मास्टर, मुझे जमीन दिखाई दी। लगता है हम
अफ्रीका पहुंच गए। अफ्रीका की जमीन पर चाचा जी, हमारे स्वागत के लिए कोई नहीं आया। तभी पेड़ में से एक नारियल टूटकर टिंगू मास्टर के सर पर गिरता है। ओह! लो, हो गया स्वागत। अरे यहाँ ऐशो आराम की उम्मीद मत रखो, यहाँ पग पग पर जोखिम है। जंगल इतने घने हैं कि दिखाई ही नहीं देता कि पाँव कहाँ पड़ रहे हैं। टिंगू मास्टर, अरे साबू, अपना हाथ हटा ले, मेरे साथ मस्खरी ना कर। तभी एक गोरिल्ला पीछे से प्रकट होता है। हैं? गोरिल्ला, बचाओ! साबू जल्दी से आकर गोरिल्ले को पकड़ लेता है। घबराकर गोरिल्ला टिंगू मास्टर को छोड़ देता है। ओह! साबू गोरिल्ले को दूर फेंक देता है। चल हट। तीनों एक बार फिर से आगे बढ़ जाते हैं। आओ आगे बढ़ें। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर ओह! एक बड़ा सा अजगर साबू को जकड़ लेता है। चाचा जी, साबू के पैरों को एक बड़े अजगर ने जकड़ लिया है। तुम आगे मत जाना टिंगू मास्टर, नहीं तो ये अजगर तुम्हें साबुत ही निकल जाएगा। जल्दी से जेब से माचिस निकालो। चाचा चौधरी आग जलाते हैं और उस जलती हुई मशाल को अजगर से छुआ देते हैं। आग की गर्मी से ये अपनी पकड़ ढीली कर रहा है। साबू को छोड़कर अजगर भाग खड़ा होता है। तीनों एक बार फिर आगे चल देते हैं। याद रखो, आग से जंगल के सारे जीव जंतु डरते हैं। जंगली जानवरों से बचकर रहना। तभी टिंगू मास्टर की नजर एक मक्खी पर पड़ती है। चाचा जी, देखो, कितनी बड़ी मक्खी! यहाँ की हर चीज अजीबोगरीब है, उसके पास मत जाना, वो आदमी को खा जाती है। और वो तीनों आगे बढ़ चलते हैं। आगे जंगल कम हो गया है। टिंगू मास्टर, तुम पीछे रह गए हो, जरा जल्दी कदम बढ़ाओ। तभी अचानक एक चील टिंगू मास्टर पर झपटती है। चाचा जी, बचाओ! और वो चील टिंगू मास्टर को अपने पंजों में उठाकर उड़ जाती है। चाचा जी, वो पक्षी उसे बहुत ऊंचा ले गया है। चाचा चौधरी अपनी बंदूक तान देते हैं। ठहरो, मैं अभी उसे गोली मार देता हूँ। चाचा चौधरी बंदूक ताने हुए। साबू, तुम तैयार रहो। जैसे ही टिंगू मास्टर उसके पंजे से गिरे, तुम उसे लपक लेना। अगर मेरा निशाना चूक गया या टिंगू मास्टर को तुम कैच ना कर सके, तो दोनों सूरतों में उसकी मौत निश्चित है। मैं तैयार हूँ चाचा जी। और चाचा चौधरी ने बंदूक का घोड़ा दबा दिया। निशाना अचूक लगा। ओह! और साबू ने जल्दी से उसे बीच में लपक लिया। धन्यवाद साबू, तुमने मेरी जान बचाई। अरे, हम अपने यार को आज तक नहीं आने देंगे। कुछ दूर जाने पर अरे, टिंगू मास्टर नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ हूँ चाचा जी। अरे भाई जिराफ, जरा धीरे भागो, कहीं मैं गिर ना जाऊं। ये देखकर साबू हंस पड़ता है। हा हा हा, चलो अच्छा हुआ, टिंगू मास्टर को एक खिलौना मिल गया। थोड़ी दूर जाने पर अजनबी, नीचे उतरो और ये फूलों का हार स्वीकार करो। तुमने मेरा जो स्वागत किया है और खातिर की, उससे मैं बहुत खुश हूँ। अब बताओ, तुम मुझे ले कहाँ जा रहे हो? बलि चढ़ाने। बलि? नहीं, मुझे जाने दो।
मुझे तुम्हारा ये आदर सम्मान नहीं चाहिए। जंगली उसे सर पे उठा लेते हैं। बचाओ। अब तुम बचकर नहीं जा सकते। टिंगू मास्टर को बलि के लिए हाथ पैर बांधकर डाल दिया जाता है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी पीछे से हाय! बाकी जंगली चाचा चौधरी की ओर लपकते हैं। इसको भी पकड़ लो, इसका मांस खाएंगे। चाचा चौधरी के भीमसेनी लठ का एक जबरदस्त वार और जंगली धराशायी हो जाते हैं। इधर साबू, ठहरो, मैं तुमको अभी मजा चखाता हूँ। भागो दैत्य! चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर उठो। क्या मैं जिंदा हूँ? चाचा जी, अब हम किधर जाएंगे? साबू, हम अफ्रीका काफी घूम लिए, अब हम अपने देश वापस जाएंगे। लगता है इनको चाची की याद आ रही है। और चाचा चौधरी भारत को रवाना हो गए। चाचा चौधरी और साबू होनोलुलु में। चाचा चौधरी और साबू होनोलुलु में। साबू, ये प्रदेश दूसरों से अलग है। हाँ चाचा जी, मुझे भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। दूर दूर तक पथरीली जमीन है। तभी अचानक एक बड़ा सा जाल उन दोनों के ऊपर आके गिरता है। ओह! और वो दोनों जाल में कैद हो जाते हैं। हा, 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 तुम दोनों हमारा कैदी। है मच्छर, इस जाल को खोलो जल्दी, नहीं तो। हा, 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 जब कोई ताम झाम के जाल में फंसता है तो फिर आजाद होना नामुमकिन। हमको अपना कोयला खानों में गुलामों की जरूरत है। तुम उधर जाकर काम करेगा। अरे तामझाम, होश की दवा करो, छोड़ो हमें। हम कोई तुम्हारे खरीदे हुए गुलाम है क्या? खरीदा नहीं, पकड़ा हुआ गुलाम। हम मजदूरों को ऐसे ही पकड़ता है और कोयला खानों में काम कराता है। अब तुम्हारा बाकी का जिंदगी अंधेरी खानों में गुजरेगा। और अगर तुम भागकर आजाद होने का कोशिश करेगा तो हमारा साथी लोग तुमको गोलियों से भून डालेगा। तभी अचानक हुक में लगी रस्सी टूट जाती है और जाल में बंद चाचा चौधरी और साबू तामझाम के ऊपर गिर पड़ते हैं। साबू और तामझाम, गुलाम रुको, नहीं तो हम गोली मार देगा। साबू का गुस्सा भड़क उठता है और वो एक जोरदार घूसा तामझाम को जमा देता है। अरे जा, मच्छर की औलाद! भागो! और तामझाम हवा में उड़ता हुआ एक पेड़ की डाली पर लटक जाता है। साबू, आओ आगे चलें। चाचा चौधरी और पेटू बोगो। एक दिन एक जगह पर खाना बड़ा स्वादिष्ट बना है, पर अभी भूख बाकी है। निशी, मसाला डोसा लाओ। बोगो, वह तैयार हो रहा है, पकते ही लाऊंगी। जल्दी। कुछ देर बाद, लो, जल्दी लो मसाला डोसा। मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं थाम सकती, भारी है। आहा, खुशबू अच्छी आ रही है। और बोगो मसाला डोसा खाने लगता है। ये लड़की छोटी है मगर खाना लाजवाब बनाती है। बोगो, लो संतरे, तुम्हारे जूस के लिए। बोगो मुट्ठी में भरकर संतरे भीज देता है। जूस निकालने की मशीन कौन खरीदे? मैं संतरों को हाथ से मसल कर ताजा रस निकाल लूंगा। बोगो, इतने दिनों तक मैंने तुम्हारी सेवा की, अब तो तुम मुझे मुक्त कर दो। घर में मेरी माँ रो रो कर पागल हो गई होगी। नहीं, अगर तुम चली जाओगी तो मेरा खाना कौन पकाएगा? तुम्हें सारी उम्र
मेरे यहाँ रहना होगा। अंदर जाओ, मुझे सोना है। चाचा चौधरी और साबू। साबू, सिसकियों की आवाज कहाँ से आ रही है? चाचा जी, लगता है करीब ही कोई रो रहा है। बेटा, क्यों रो रही हो? जब मैं अपने घर की छत पर सो रही थी तो बोगो मुझे उठा लाया और कैदी बना लिया। साबू, नन्ही लड़की को आजाद कराओ। साबू के एक ही वार में दरवाजा ढेर हो जाता है। बोगो, किसने मुझे नींद से जगा दिया? वह बोगो है, बड़ा निर्दयी और पेटू है। बोगो और साबू आमने सामने। तुमने दरवाजा तोड़कर लड़की को बाहर निकाला, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। बोगो वार करता है, मगर मेरी गदा टूट गई तो क्या हुआ? मुक्के से मैं तुम्हारी खोपड़ी पिलपिली कर दूंगा। साबू बोगो का हाथ थाम लेता है। मैं उसके वार को थामने में सफल रहा। बोगो, अब मेरी बारी है। साबू उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। ओह! बोगो मर गया। तुम अपने घर जा सकती हो बच्ची। धन्यवाद, आप मेरे घर आना। मैं आपको बढ़िया पकवान बनाकर खिलाऊंगी। तब तो मैं जरूर आऊंगा। ये साबू बोगो से कम पेटू नहीं है। एक बार तुम्हारा मेहमान बन गया तो फिर घर से जाने का नाम नहीं लेगा। चाचा चौधरी के घर पर। साबू, उठो, सवेरा हो गया है। चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर। चाचा चौधरी और साबू एक दिन घूमने निकले। तभी उन्हें किसी ने आवाज लगाई, चाचा जी। चाचा चौधरी ने पीछे मुड़कर देखा। मुझे कौन बुला रहा है? चाचा जी, आपको कोई नहीं बुला रहा। ये तो आपका भ्रम है। तभी एक हाथ ने चाचा चौधरी का कुर्ता पकड़ लिया। मैंने आवाज दी थी, मगर आप सुन ही नहीं रहे। चाचा चौधरी ने मुड़कर देखा तो एक नाटा सा आदमी दिखाई दिया। आपकी तारीफ? मेरा नाम टिंगू मास्टर है। 40 वर्ष का होकर भी मेरा कद नहीं बढ़ा। डॉक्टरों का कहना है हार्मोन ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, इसलिए मैं नाटा रह गया हूँ। लोग मेरे कद को देखकर खिल्ली उड़ाते हैं। निराश होकर आपके पास आया हूँ, मुझे शागिर्द बना लीजिए। चाचा चौधरी साबू की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, टिंगू मास्टर हमसे पहले ही इतना बड़ा साबू नहीं संभलता, और शागिर्द बनाकर क्या करेंगे? चाचा जी, निराश मत करिए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अच्छा, तो हमारे पीछे पीछे चलो, हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे कि तुम्हें अपना शागिर्द बनाया जाए या नहीं। और चाचा जी टिंगू मास्टर को अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर चाचा चौधरी देखता है कि एक जगह लोगों की भीड़ जमा है। तुम सब परेशान क्यों खड़े हो? एक आदमी एक कारखाने की ओर इशारा करते हुए उन्हें सारा हाल बताता है। कारखाने में एक डाकू ने पिस्तौल दिखाकर मालिक को कैद कर रखा है। वह 1 लाख रुपया मांग रहा है, वरना गोली मारने की धमकी देता है। ये सुनकर साबू को गुस्सा आ जाता है। मैं अभी जाकर उस डाकू को मच्छर की तरह मसल देता हूँ। पर चाचा चौधरी उसे रोकते हैं। नहीं साबू, कारखाने के खिड़की दरवाजे सभी बंद हैं। तुम्हारे अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं। दरवाजे को तोड़ें तो डाकू मालिक को गोली मार देगा। चाचा चौधरी टिंगू मास्टर की तरफ मुड़ते हैं। टिंगू मास्टर, अब तेरी परीक्षा की घड़ी आ गई है। ले मेरा भीमसेनी लठ, ये तेरी मदद करेगा।
चाचा चौधरी दीवार में से निकले हुए एक पाइप की ओर इशारा करते हैं। कारखाने के अंदर जाने का एक ही रास्ता है, वह है पाइप। तू आसानी से घुस जाएगा। जा, मालिक को बचा। बहुत अच्छा। टिंगू मास्टर पाइप के अंदर सरकता है। शाबाश, हिम्मत से काम लेना। कारखाने के अंदर। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हारे आदमियों ने 5 मिनट में यदि मुझे 1 लाख ना दिए तो मैं तुम्हें गोली मार। पर वो बदमाश अपनी बात पूरी ना कर सका कि तभी हाय, भीमसेनी लठ का एक जोरदार वार उसके सर पर हुआ और उस बदमाश की पिस्तौल जमीन पर गिर पड़ी। टिंगू मास्टर भागकर पिस्तौल उठाता है और उस बदमाश पर तान देता है। खबरदार, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। सेठ जी, दरवाजा खोलो और बाहर जाओ। चाचा चौधरी और सभी लोग बाहर से अंदर आ जाते हैं और उस बदमाश को धर दबोचते हैं। चलो थाने। शाबाश टिंगू, आज से तू मेरा शागिर्द। धन्यवाद चाचा जी। एक दिन टिंगू मास्टर को उदास बैठे देख चाचा चौधरी ने पूछा, क्यों भाई टिंगू मास्टर, आज उदास क्यों बैठा है? मैं एक बढ़िया पतंग लाया। कल्लू पहलवान ने मुझे स्पेशल माजा दिया, पर किस काम का? पतंग उड़ाने के लिए हवा ही नहीं है। टिंगू मास्टर, हवा भी आ जाती है, इसमें उदास होने की क्या बात है? साबू, जरा 2-4 फूके मारना। और साबू फूक मारना शुरू करता है। टिंगू मास्टर की पतंग हवा में परवास करने लगती है। वाह, जरा एक और जोर की फूक मारो ताकि पतंग और ऊंची चली जाए। साबू एक और जोरदार फूक मारता है और टिंगू मास्टर हवा में उड़ जाता है। ओह! अरे साबू, तुमने ये क्या किया? इतने जोर से फूक मार दी कि पतंग के साथ पतंग बाज भी उड़ गया। जाओ, उसे ढूंढ कर लाओ। जी चाचा जी। साबू टिंगू मास्टर को खोजने के लिए दौड़ लगा देता है। इधर टिंगू मास्टर, अरे, जब तक मैं इस डोर को नहीं छोड़ता उड़ता ही चला जाऊंगा। टिंगू मास्टर डोर को छोड़ देता है। एक जगह पर, कमबख्तो, तुम्हारी लापरवाही से हमने बलि के लिए जो आदमी तैयार किया था भाग गया। तभी टिंगू मास्टर उनके सामने भूसे के ढेर पर गिरता है। ओह! वाह, हमारे देवता ने बलि के लिए एक दूसरा मुर्गा भेज दिया। वो लोग टिंगू मास्टर को पकड़ लेते हैं। मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। टिंगू मास्टर को बलि के लिए लिटा दिया जाता है। देवता के लिए बलिदान देना गर्व की बात है, तुम्हें खुश होना चाहिए। अरे मोटे, फिर तू अपनी बलि क्यों नहीं दे देता? तभी एक बड़े से हाथ ने मुखिया को उठा लिया। अर्र, ये क्या? उस मुखिया के साथी आगे बढ़े, किंतु साबू के घुसे ने उन्हें पीछे धकेल दिया। पीछे हट जाओ। साबू टिंगू मास्टर को अपने कंधे पे बिठाकर वहां से चल पड़ा। चलो टिंगू मास्टर, चाचा जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चाचा चौधरी, लो चाचा जी, आपका आदमी हाजिर है। चाचा चौधरी साबू और टिंगू मास्टर घर के बाहर बैठे हैं। चाचा जी, मुझे कोई बड़ा काम दीजिए ताकि मेरा भी आपकी तरह नाम हो। यह सुनकर साबू जोर से हंस पड़ता है। हा, 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 हा। अरे टिंगू मास्टर, छोटे कद के आदमी बड़ा काम नहीं कर सकते, समझा? साबू, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना उठाकर पटक दूंगा। तभी सेठ कचौड़ी मल भागा भागा आया। अरे चाचा जी, मैं लौट गया। सेठ जी, क्या बात है? मैं परिवार के साथ फिल्म देखने गया था तो झटको मटको चोर घर में घुसकर
सारी नकदी और जेवर लेकर चंपत हो गए। फिक्र मत करो, तुम्हारा सारा माल वापस आ गया समझो। चाचा चौधरी टिंगू मास्टर से मुखातिब होते हैं। लो भाई टिंगू मास्टर, तुम्हारे लिए काम आ गया। सेठ कचौड़ी मल का चोरी गया सामान शाम तक वापस मिलना चाहिए। लेकिन मुझे कोई तमंचा या बंदूक तो दो। साबू, हा 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 हा, बच्चे तमंचों से नहीं खेलते। यह पटाखा अपने साथ ले जाओ। यह मेरी बेइज्जती है। टिंगू मास्टर, हम अहिंसावादी हैं। हमारे यहाँ बंदूक तमंचे का क्या काम, पटाखा शायद काम आ जाए। टिंगू मास्टर पटाखा लेकर चोरों की तलाश में निकल पड़ता है। पटाखा ही सही, साबू को मैं बता दूंगा कि छोटा कद होने से कोई कमजोर नहीं होता। रास्ते में बाबा बागड़ बिल्ले की मूर्ति शायद मेरी कोई मदद करे। बाबा, मेरी मदद करो, बताइए झटको मटको किधर गए हैं। तभी उसके कानों में कुछ आवाजें पड़ती हैं। मटको, सेठ कचौड़ी मल को हमने अच्छा चूना लगाया। लगता है झटको मटको इधर ही आ रहे हैं। टिंगू मास्टर दौड़कर बाबा बागड़ बिल्ले की मूर्ति के मुंह में घुस जाता है। मूर्ति के मुंह में भीतर जाकर छुप जाना चाहिए। झटकू मटकू, भाई झटको, अब यहाँ बैठकर आधा आधा बात ले। ठीक है। तभी आवाज आती है। कमबख्तो, दूसरे का माल चोराते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सारा माल यहाँ रख दो, वरना। बाबा जी, यह धोखा है। कोई व्यक्ति मूर्ति के अंदर घुसकर हमें मूर्ख बना रहा है। मैं अभी छुरे से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। मूर्ति के अंदर। अरे बाप रे, अब तो पटाखा ही बजा सकता है। तुमने बाबा का मजाक उड़ाया। यह लो। टिंगू मास्टर पटाखे को आग लगाता है और एक जोरदार धमाका होता है। हाय, मर गया। और फिर, बाबा जी हमें माफ कर दें, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। सारा माल यहाँ रखकर यहाँ से चले जाओ। जो हुक्म आपका। दोनों माल वहीं रखकर भाग खड़े होते हैं। टिंगू मास्टर बाहर आता है। हा 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 हा, दोनों भाग गए। यह माल सेठ कचौड़ी मल को लौटा के आता हूँ।